स्टूडेंट्स, आज हम बैक्टीरियल सेल्स में पाए जाने वाले प्रोटोप्लाज्म के ऊपर चर्चा करेंगे। प्रोटोप्लाज्म यूकैरियोटिक सेल्स के समान होता है। इसका अध्ययन करने के लिए हम इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स एवं मीजोसोम्स, नंबर 2 साइटोप्लाज्म एवं राइबोसोम्स, नंबर 3 न्यूक्लियोइड एवं प्लाज्मिड्स। प्रोटोप्लाज्म के बाहर पाए जाने वाली झिल्ली को प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। जैसा कि इस डायग्राम में इसे पीएम द्वारा इंगित किया गया है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म को सेल वॉल से अलग करने में योगदान रखती है। यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन मुख्यतः लाइपोप्रोटीन से निर्मित होती है, जिसका व्यास अर्थात मोटाई लगभग 70 एंगस्ट्रॉम होती है। यह ट्राइलेमिनर प्रकृति की होती है, जिसमें बाहर एवं अंदर की ओर प्रोटीन लेयर तथा मध्य में लिपिड के स्तर पाया जाता है। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर की ओर छोटे छोटे रेस्पिरेटरी एंजाइम्स चेन्स के रूप में क्रमबद्ध रहते हैं और यह मुख्यतः सेल रेस्पिरेशन में सहायता करते हैं। बैक्टीरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन ई रॉबर्टसन द्वारा दर्शाई गई यूनिट मेम्ब्रेन कंसेप्ट के समान होती है। रॉबर्टसन ने भी यह बताया था कि यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन लगभग 70 एंगस्ट्रॉम मोटाई की होती है, जिसमें 3 स्तर पाए जाते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाने वाले रेस्पिरेटरी एंजाइम्स, जो एक चेन के रूप में होते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से संबंधित होते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्वसन क्रिया की दृष्टि से प्लाज्मा मेम्ब्रेन यूकैरियोटिक सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया के समतुल्य होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही पर्याप्त संख्या में साइटोक्रोम्स पाए जाते हैं, जो कि सेल रेस्पिरेशन में मदद करते हैं। बैक्टीरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के निम्न कार्य हैं। नंबर 1, यह सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, अर्थात ऑस्मोटिक बैरियर के रूप में कार्य करती है। यह मेटाबोलाइट्स को बैक्टीरियल सेल के अंदर ही रोके रखती है और जबकि अनावश्यक पदार्थों को कोशिका में प्रवेश करने नहीं देती। इसलिए बैक्टीरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेमी परमिएबल के साथ साथ सेलेक्टिवली परमिएबल अर्थात चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहा जाता है। यह झिल्ली अनेक पोषक तत्वों एवं उत्सर्जी पदार्थों के आदान प्रदान को कंट्रोल करती है। नंबर 2 इसका कार्य है, जैसा कि अभी आपको बताया गया है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर विभिन्न प्रकार के रेस्पिरेटरी एंजाइम्स पाए जाते हैं। अतः यह बैक्टीरिया में फॉस्फोराइलेशन का एक स्थल होता है और यह इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एवं एटीपी संश्लेषण में सहायक होती है और यह बैक्टीरिया को विभिन्न कार्यों में ऊर्जा प्रदान करती है। कोशिका भित्ति के घटकों एवं लिपिड मॉलिक्यूल के संश्लेषण के संबंधित भी अनेक एंजाइम्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन विभिन्न प्रकार के शर्करा मॉलिक्यूल्स, अमीनो एसिड्स, मिनरल्स आदि के लिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट के रूप में कार्य करती है। इसके बाद हम चलते हैं मीजोसोम्स के बारे में। मीजोसोम्स जगह जगह पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की ओर इनवेजिनेट होकर एक विशेष प्रकार की टिब्यूल्स और लेमिला द्वारा निर्मित संरचना का निर्माण करती है, जिसे कि मीजोसोम्स कहते हैं। मीजोसोम्स की खोज जेम्स
1960 ने की थी। बैक्टीरियल सेल्स में इसकी संख्या 2 से 4 होती है। रेस्पिरेटरी रेट ऑफ बैक्टीरियल सेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मीजोसोम्स, अर्थात जितने ज़्यादा मीजोसोम्स बैक्टीरियल सेल्स में पाए जाएंगे उतना ही बैक्टीरिया में श्वसन की दर भी अधिक होती है। यह मीजोसोम्स डिवीजन के दौरान सेप्टम निर्माण में अर्थात पट निर्माण में सहायता करता है। कॉन्जुगेशन के समय रिसेप्टर बैक्टीरिया में डोनर बैक्टीरिया द्वारा डीएनए का ट्रांसफर भी मीजोसोम्स के द्वारा ही होता है। मीजोसोम्स डीएनए रेप्लिकेशन में भी सहायता प्रदान करता है और यह कोशिका के परिवहन तंत्र में भी मदद करता है। बैक्टीरियल सेल्स का सेकंड पार्ट है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स 70S प्रकार के होते हैं। जैसा कि आपको पता है कि बैक्टीरियल सेल्स में राइबोसोम के अलावा अन्य कोशिका अंगक जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स इत्यादि संरचनाएं एब्सेंट होती हैं, परंतु बैक्टीरियल सेल्स के साइटोप्लाज्म में एकमात्र सेल ऑर्गेनेली राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम 70S प्रकार का होता है और यह राइबोसोम मुख्यतः 2 प्रकार के केमिकल्स राइबोसोमल आरएनए एवं प्रोटीन से मिलकर बना होता है। यह राइबोसोम मुख्यतः 2 उप इकाइयों लार्जर सब यूनिट एवं स्मॉलर सब यूनिट से मिलकर बना होता है। राइबोसोम का लार्जर सब यूनिट 50S सेडिमेंटेशन रेट का होता है, जबकि स्मॉलर सब यूनिट 30S सेडिमेंटेशन रेट का होता है। 50S लार्जर सब यूनिट मुख्यतः 2 प्रकार के राइबोसोमल आरएनए क्रमशः 23S rRNA एवं 5S rRNA से मिलकर बना होता है तथा इसमें 34 प्रकार की प्रोटीन भी पाई जाती है। लार्जर सब यूनिट का मॉलिक्यूलर वेट 1.8 इंटू 10⁻6 डाल्टन होता है, जबकि स्मॉलर सब यूनिट का मॉलिक्यूलर वेट 1 इंटू 10⁻6 डाल्टन होता है। स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम 2 प्रकार की संरचनाओं 16S rRNA तथा 21 प्रकार की प्रोटीन से बना होता है। ये राइबोसोम्स मुख्यतः प्रोटीन संश्लेषण के स्थल तथा टेम्पलेट के रूप में कार्य करते हैं। दोनों सब यूनिट के बीच में एक विशेष प्रकार की टनल पाई जाती है जिसके द्वारा mRNA बंधकर पॉलीराइबोसोम अथवा पॉलीसोम्स का निर्माण करता है। इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में राइबोसोम के साथ साथ क्रोमेटोफोर भी पाए जाते हैं। ऐसे बैक्टीरिया जिनमें क्रोमेटोफोर पाए जाते हैं उन्हें फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया कहते हैं। ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हेतु ये बैक्टीरिया जल के स्थान पर H2S से हाइड्रोजन डोनर के रूप में काम करते हैं। अतः बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस की क्रिया द्वारा ऑक्सीजन का निर्माण नहीं होता। इस प्रकार के बैक्टीरिया में क्लोरोफिल ए तथा क्लोरोफिल बी अनुपस्थित होते हैं। यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट सुविकसित प्रकार के नहीं होते, जबकि यहाँ पर पट्टिकाएँ तथा थैलिकॉइड्स
यानी कि लेमेलिस और थैलिकॉइड्स पाए जाते हैं। इन लमेली और थैलिकॉइड्स में बैक्टीरियोक्लोरोफिल सी तथा बैक्टीरियोक्लोरोफिल डी पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया के कुछ उदाहरण हैं रोडोस्पाइरिलियम, क्रोमेटियम तथा क्लोरेबियम बैक्टीरिया। इसके बाद हम चलते हैं जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में आनुवंशिक पदार्थ के रूप में न्यूक्लियोइड अथवा क्रोमोसोम पाए जाते हैं। जैसा कि आपको पहले भी बताया जा चुका है कि बैक्टीरिया एक प्रकार की प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स वे कोशिकाएं होती हैं जिनमें केंद्रक के बाहर केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है, जिस कारण केंद्रक द्रव्य कोशिका द्रव्य के साथ मिक्स होता है, अर्थात आनुवंशिक पदार्थ साइटोप्लाज्म में ही बिखरा रहता है। तो इस प्रकार के न्यूक्लियस को न्यूक्लियस न कहकर न्यूक्लियोइड कहा जाता है। बैक्टीरियल जेनेटिक मटेरियल के रूप में यहाँ पर एक सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है और इसी डीएनए को बैक्टीरियल क्रोमोसोम भी कह सकते हैं, जो कि रिंग लाइक होता है। न्यूक्लियोइड में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, क्रोमोनिमेटा तथा न्यूक्लियोप्लाज्म इत्यादि संरचनाएं, जो कि यूकैरियोटिक का मुख्य लक्षण होता है, अनुपस्थित होती हैं। बैक्टीरियल क्रोमोसोम में हिस्टोन प्रोटीन भी अनुपस्थित होती है, जो कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं का मुख्य लक्षण होता है। ई कोलाई बैक्टीरिया का डीएनए लगभग 12 से 80 सुपरक्वाइल्ड के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ये लूप आरएनए पर निर्भर होते हैं। यहाँ पर ई कोलाई बैक्टीरिया का डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल दर्शाया गया है, जो कि सिंगल सर्कुलर होता है। डुप्लीकेशन के दौरान डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एक निश्चित बिंदु पर टूट जाता है तथा इसके दोनों स्ट्रैंड खुल जाते हैं और इन दोनों ओल्ड स्ट्रैंड के ऊपर नए डीएनए स्ट्रैंड का निर्माण हो जाता है। ई कोलाई बैक्टीरिया के डीएनए की लंबाई लगभग 1000 एंगस्ट्रॉम के आसपास होती है, जबकि इसका व्यास 300 एंगस्ट्रॉम होता है। इसका मॉलिक्यूलर वेट 2.2 × 10⁹ डाल्टन होता है। कुछ बैक्टीरिया में सामान्य डीएनए के अलावा एक अन्य संरचना भी पाई जाती है, जिसे प्लाज्मिड कहते हैं। यह प्लाज्मिड भी हेरिडिटी को नियंत्रित करता है। इसकी डिस्कवरी का श्रेय जैकब तथा वॉलमैन 1960 को जाता है और उन्होंने इसका नाम एपिसोम रखा। यह प्लाज्मिड सर्कुलर होता है तथा सेल डिवीजन के दौरान डुप्लीकेट हो जाता है। प्लाज्मिड भी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल के समान होता है। इसके प्रत्येक सुपर हेलिकल टर्न में लगभग 400 से 600 तक नाइट्रोजिनस बेस पेयर पाए जाते हैं। प्लाज्मिड में अनेकों जीन्स पाए जाते हैं, जो कि जीन मेटाबॉलिक प्रोसेस को नियंत्रित करते हैं तथा ट्रांसफर ऑफ जीन को नियंत्रित करते हैं, अर्थात डोनर सेल से रेसिपिएंट सेल्स में जीन ट्रांसफर को भी नियंत्रित करते हैं। बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन की विधि कॉन्जुगेशन के दौरान एक एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया, जिसमें डीएनए के अलावा फैक्टर भी पाया जाता है, जिसे एफ फैक्टर अथवा प्लाज्मिड कहते हैं, यह फैक्टर कॉन्जुगेशन ट्यूब द्वारा एफ नेगेटिव बैक्टीरिया में प्रवेश कर जाता है, जिससे कि
एफ नेगेटिव बैक्टीरिया भी एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया में परिवर्तित हो जाता है। बैक्टीरिया में पाए जाने वाला प्लाज्मिड दो प्रकार का होता है। नंबर एक कॉन्जुगेटेड प्लाज्मिड और नंबर दो नॉन कॉन्जुगेटेड प्लाज्मिड। कॉन्जुगेटेड प्लाज्मिड मुख्यतः होस्ट सेल से रिसिपिएंट सेल की ओर जीन के स्थानांतरण में मदद करता है और यह क्रिया कॉन्जुगेशन के दौरान संपन्न होती है। नॉन कॉन्जुगेटेड प्लाज्मिड कॉन्जुगेशन में किसी प्रकार की सहायता नहीं करता और यह प्लाज्मिड दो पार्ट से मिलकर बना होता है। नंबर एक RTF रेजिस्टेंस ट्रांसफर फैक्टर और नंबर दो ड्रग रेजिस्टेंस जीन अर्थात R जीन। थैंक यू वेरी मच।